Hello, my dear students. Welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. And today we are starting a new chapter of class 12th mathematics, which is continuity and differentiability. तो start करते हैं बेटा continuity से पहले. What is the meaning of continuity? देखिए जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूअस यानी वो कहीं पे ब्रेक ना हो. तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल ये किसी फंक्शन का ग्राफ है जो इनफाइनाइटली ऐसे चलता ही जा रहा है. सो दैट मीन्स ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. ऑन द अदर हैंड सपोज एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है और इसके बाद वो स्टार्ट हो रहा है यहां से. सो दैट मीन्स यहां तक पहुंचने के बाद वो यहां से स्टार्ट हुआ है, यानी कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो ये होता है मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी. बट ये कंटिन्यूटी हम ग्राफ बना के नहीं चेक करेंगे, एक मैथमेटिकल वे होगा, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं. नाउ बिफोर दैट देयर आर फ्यू फंक्शंस which are continuous everywhere. देखिए वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूस एवरीवेयर होते हैं, बट यहां पे मैं सिर्फ वो डिस्कस करने वाला हूं जो सीबीएसई में यूज होंगे. तो सबसे पहले है पॉलिनोमियल फंक्शन. जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर. और इसके बाद है साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये चार फंक्शंस आपके सीबीएसई में भी यूज होंगे जो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि इनका जो ग्राफ होता है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूटी में चलता ही रहता है. ठीक है. ये साइन फंक्शन आपका वही है. साइन थीटा का ग्राफ आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है, और कॉस थीटा का भी इसी शेप में ही चलता है. ठीक है. तो ये वो फंक्शंस है जो आपको याद रखने हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं. ठीक है. बाकी अगर हम और फंक्शंस की बात करें जो कंटिन्यूस नहीं होते बट ट्रिग्नोमेट्री में है, जैसे कि tan x. अब fx इज इक्वल टू tan x. tan x का अगर आपने ग्राफ देखा हो तो π/2 और ये पॉइंट है -π/2. तो ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस, ऐसे जाता है. तो यानी -90 से +90 ऊपर इंटरवल में ये कंटिन्यूटी में चल रहा होता है, बट 90 पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है और 90 के बाद ये ऐसे स्टार्ट होता है ग्राफ. तो यानी π/2 जो है वो इसका एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. ठीक है. ऐसे और भी कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, वो भी कई बीच में पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होते हैं. तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैथमेटिकली हम कैसे पता लगाएंगे बिना ग्राफ बनाए कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं. तो अ फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल आएंगी. अगर ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है तो दैट मीन्स वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. आई नो आपको ये याद आ रहा होगा, पहले भी देखा हुआ है. करेक्ट हो आप. आपने 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में लिमिट्स चेक करने के लिए कि एग्जिस्टेंस लिमिट की है या नहीं, उसमें आप LHL और RHL का यूज करते थे. ठीक है. तो ये कंसेप्ट वही है. अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस होगा. तो वही वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं. एक बार मैं दोबारा से बता दूंगा आप लोगों को. LHL में वी यूज टू टेक लिमिट x टेंड्स टू a माइनस. ठीक है. और RHL में वी टेक x टेंड्स टू a प्लस. और f ऑफ a का मतलब होता है आपको ना ही a माइनस लेना है ना ही a प्लस लेना है, सीधा x इज इक्वल टू a पुट कर देना है इन एप्रोप्रिएट फंक्शन. अब यहां पे एप्रोप्रिएट फंक्शन का क्या मतलब हुआ, आपको याद होगा 11th क्लास में भी कई ऐसे क्वेश्चन थे कि fx की 2 या 3 वैल्यूज गिवन होती थी और उसमें से हमें सेलेक्ट करनी होती थी.
तो ये वो अप्रोप्रिएट वैल्यू यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें x इज इक्वल टू ए डालेंगे। ओके, x टेंड्स टू ए माइनस का मीनिंग क्या होता है वो आपको 11th में आपने पढ़ा हुआ है, बट मैं फिर से बता देता हूं। x टेंड्स टू ए माइनस का मतलब ये नहीं है कि a नेगेटिव में लेना है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो है x की वो a से स्लाइटली छोटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस, सो दैट मीन x की वैल्यू 2 से स्लाइटली छोटी है। स्लाइटली का मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जैसे 2 माइनस का मतलब होगा 1.999999 ऐसी वैल्यू होगी। और अगर मैं लिखता हूं x टेंड्स टू 2 प्लस, सो दैट मीन x की वैल्यू 2 से स्लाइटली बड़ी है। अब 2 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू जैसे कि 2.00000001 इस तरह से, तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है। तो हम यहां पे कर क्या रहे हैं, हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं a से जरा सा पहले, a से जरा सा बाद और a पे। तीनों पॉइंट्स पे अगर वैल्यू सेम आ गई तो उसका मतलब होगा कि जो ग्राफ है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। देखिए अगर ग्राफ ऐसे चल रहा है और ये है पॉइंट A, तो A पे जो y की वैल्यू है वो A से जरा सी कम वैल्यू पे भी y की वही होगी, A से जरा सी ज्यादा वैल्यू पे भी y की वैल्यू वही होगी। तो ऐसे इसका मतलब होगा कि फंक्शन कंटिन्यूटी में चल रहा है। फॉर एंड ऑन द अदर हैंड अगर एक फंक्शन ऐसे है और ये पॉइंट है A, तो A से स्लाइटली कम पे y की वैल्यू ये है और A से स्लाइटली ज्यादा पे y की वैल्यू ये है। अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स वो डिसकंटिन्यूअस है। सो दिस इज द होल मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आपको इसको वैसे तो लिमिट डायरेक्ट पुट कर देनी है, x को a ही पुट करना होगा, यहां पे भी a ही पुट करना होगा, बट इन केस आपको ये लिमिट पुट करने पे आंसर मिल रहा है 0/0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। आपने 11 में पढ़ा है वो भी। 0/0 फॉर्म कभी नहीं आनी चाहिए। अगर लिमिट पुट करने पे 0/0 फॉर्म आ रही है तो ऐसे में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को a माइनस h पुट करेंगे और इस केस में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे x को a प्लस h पुट करेंगे। और ये सब्स्टिट्यूशन भी आपने 11 में करी थी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद न्यू लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0 और x की प्लेस पे आपने क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये बन जाएगा। सेम वे में यहां पे भी लिमिट बनेगी h टेंड्स टू 0 और x की प्लेस पे आपने ये पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, व्हेनेवर लिमिट है a माइनस, तो अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है तो a माइनस h पुट करेंगे, और इन केस ऑफ RHL हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x टेंड्स टू a प्लस h। आई होप ये अभी तक क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। Find point of discontinuity, if any, in fx in a function given by, I'm going to change the marker now, given by fx is equal to 2x plus 3 when x is less than equal to 1 and x square plus 4 when x is greater than 1. Now what does that mean? फंक्शन की वैल्यू दो गिवन है। जब x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटी है तो ऐसे केस में फंक्शन जो है वो ये है, और जब 1 से बड़ी है तो ऐसे केस में फंक्शन ये है। अब पहले मैं एक बात ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो दोनों टाइप के फंक्शंस हैं वो कौन से हैं। बेटा ये एक लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लीनियर फंक्शन भी पॉलिनोमियल ही होता है और क्वाड्रेटिक भी पॉलिनोमियल ही होता है। सो दैट मीन्स 1 से छोटी वैल्यूज के लिए एक लीनियर फंक्शन चल रहा है और लीनियर फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस ही होगा, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक चल रहा है और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस ही होगा क्योंकि वो भी एक पॉलिनोमियल ही है। सो इतना हमें श्योरिटी है कि 1 से पहले पूरा फंक्शन कंटिन्यूटी में चला है और 1 के बाद भी कंटिन्यूटी में जा रहा है। बस हमें ये चेक करना है कि जो 1 पॉइंट आया है, क्योंकि 1 पे जाके फंक्शन ने वैल्यू चेंज करी है, वहां पे वो दोनों ग्राफ कनेक्ट हुए या नहीं हुए।
और ये ग्राफ बना के नहीं करना है, हमें इसे मैथमेटिकल फॉर्म में करना है। तो अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमें डाउट जो है वो सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे ही है, तो मैं x इज इक्वल टू 1 पे ही चेक करूंगा, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए मैं प्रेटी श्योर हूं कि लीनियर फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, और ग्रेटर देन 1 में भी मैं एकदम श्योर हूं। तो मुझे सिर्फ 1 पे डाउट है कि ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन आपस में कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम LHL फाइंड करते हैं। LHL में हम लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। अब 1 माइनस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 1 से स्लाइटली छोटी है, यानी x इज लेस देन 1। तो fx कौन सा यूज करेंगे आप? x लेस देन 1 वाली कंडीशन ये गिवन है, तो यानी आप फंक्शन ये यूज करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3। नाउ सिंपली पुट x इज इक्वल टू 1 हियर। 1 माइनस का मतलब -1 मत समझ लेना कि -1 आप डाल दे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पे मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 5। तो LHL 5 आ चुकी है। अब मैं RHL फाइंड करूंगा। RHL में लिमिट विल बी 1 प्लस। नाउ 1 प्लस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन 1 यहां लिखा हुआ है, सो दैट मीन दिस इज माय फंक्शन विच आई विल बी यूजिंग हियर। तो ये फंक्शन है। अब आप x को 1 पुट कर देंगे। देखिए, अगर मेरा आंसर 0/0 फॉर्म आ रहा होता तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता, फिलहाल सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो देखिए, वैसे LHL RHL अगर इक्वल आ जाए तो मोस्टली वो फंक्शन कंटिन्यूस होता ही है, बट फिर भी हम f ऑफ a निकालेंगे। f ऑफ a यानी f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ऐसी कंडीशन ये गिवन है, तो ये है वो एप्रोप्रिएट फंक्शन। इसमें हमें x की प्लेस पे 1 पुट कर देना है। सो द आंसर इज अगेन कमिंग आउट टू बी 5। तो तीनों ही केसेस में आंसर 5 आया है। इसका मतलब ये फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 वो वैल्यू 5 है। ये आप 11th में करते थे, और तीनों इक्वल आने का मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये आपस में कनेक्ट हो रहा है। सो देयरफॉर पहले मैं ये लिखूंगा कि fx इज continuous at x is equal to 1. So this implies there is no point of discontinuity. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, चलिए। ओके, मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ एस ब्रैकेट में है, यानी कि पॉइंट जो है डिसकंटिन्यूटी का वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन fx इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला जो है मॉडुलस फंक्शन है। मैं आपको बताना भूल गया कि मॉडुलस फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, बट न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। मॉडुलस डिनोमिनेटर में अगर आ गया तो वहां पे फिर नॉट डिफाइन होने के चांसेस भी होते हैं। तो नॉर्मल जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये जो फंक्शन दिया एक लीनियर फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस ही है। और 6x + 2 जो है वो भी एक लीनियर फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस है। लीनियर फंक्शन क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो यहां पे एक दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, और बाकी के दोनों दिए हुए हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 से कम वैल्यू में, जब x की वैल्यू -3 या उससे छोटी है, तब चल रहा था मॉडुलस फंक्शन, जो कि मुझे पता ही है कि कंटिन्यूअस होता ही होता है। और -3 से 3 के बीच में लीनियर फंक्शन चल रहा है, वो भी कंटिन्यूअस होता ही होता है। 3 के बाद भी लीनियर फंक्शन चल रहा है, वो भी कंटिन्यूअस होता है। यानी कि -3 से पहले कंटिन्यूअस है, पूरे कंफर्मेशन है हमें इस बात की। -3 से 3 के बीच में भी कंटिन्यूअस है, और 3 के बाद भी कंटिन्यूअस है। अब बात ये रह गई कि तीनों फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, बट ये तीनों कंटिन्यूअस फंक्शन आपस में ज्वाइन हुए या नहीं हुए, यानी इनकी कंटिन्यूटी चली या नहीं चली, वो अभी हमें चेक करनी पड़ेगी। और कंटिन्यूटी एक बार में एक ही पॉइंट की चेक होती है। तो पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा कि ये जो फर्स्ट फंक्शन से सेकेंड फंक्शन में आए, तो वहां पे ग्राफ जो है वो ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे -3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज -3 से पहले फंक्शन कुछ और था और -3 के बाद कुछ और हो गया।
तो आई एम गोइंग टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3। अब यहां पे वही LHL फाइंड करेंगे हम सब पहले। LHL यानी x टेंड्स टू -3 माइनस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -3 माइनस? -3 माइनस का मीनिंग है कि x की वैल्यू -3 से स्लाइटली लेस है। x इज स्लाइटली लेसर देन -3। तो मैं fx की वैल्यू इन तीनों में से कौन सी यूज करूंगा? आप देख सकते हैं -3 से कम, x लेस देन -3 तो यही लिखा है, तो फंक्शन की वैल्यू ये ले लेनी है। तो फंक्शन इज mod x प्लस 3, राइट। अब आप -3 पुट कर देंगे, तो -3 पुट करेंगे x की प्लेस पे। अब मॉडुलस ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये 3 + 3 बन के 6 आ जाएगा। सो दैट मीन्स LHL जो है x इज इक्वल टू -3 की, वो 6 आ रही है। अब हम चेक करेंगे RHL। RHL में लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू -3 प्लस। -3 प्लस का क्या मीनिंग है कि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -3। अब कहां लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -3? यहां तो लेस देन है, ये लिखा है x इज ग्रेटर देन -3, या फिर कह लो कि -3 इज लेस देन x। तो फंक्शन टू बी यूज्ड is -2x. Now simply put x is equal to -3, so we will get 6 as the answer. ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे x is equal to -3 लेके। तो f of a फाइंड कर रहे हैं, यहां पे x की वैल्यू इक्वल टू -3 है, ना ही कम है ना ही ज्यादा है। तो जब x is equal to -3 है तो फंक्शन फर्स्ट वाला आपने यूज करना है। तो फर्स्ट फंक्शन यही है, तो इसकी वैल्यू भी 6 आ रही है। तो इससे मुझे यह पता चल गया कि x इज इक्वल टू -3 और fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो दैट मीन्स जब ये फंक्शन की वैल्यू यहां से इसमें चेंज हुई, इस ग्राफ से इस ग्राफ पे आए, तो बीच में कंटिन्यूटी थी, यानी कि दोनों के दोनों ग्राफ आपस में ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो -3 पे अब मुझे कोई भी डाउट नहीं है, तो -3 पे कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो हो सकता है, जो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, वो है 3। क्योंकि जब x की वैल्यू लेस देन 3 थी तो फंक्शन ये यूज हुआ, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन ये चेंज हुआ। जहां पे भी फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा वो डाउटफुल पॉइंट होता है, उस पे में भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है या फिर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो -3 पे तो हमारा डाउट जो था वो क्लियर हो चुका है, -3 पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब मैं 3 पे चेक करने वाला हूं। 3 पे LHL फाइंड करेंगे। LHL लिमिट आ जाएगी 3 माइनस। तो 3 माइनस का मीनिंग होता है कि x की वैल्यू जो है वो 3 से स्लाइटली छोटी है। तो यहां पे लिखा हुआ है x इज लेस देन 3, तो x लेस देन 3 के लिए फंक्शन कौन सा है? -2x। नाउ सिंपली पुट x इज इक्वल टू 3 हियर, -3 मत डाल देना, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है -6। तो ये LHL फाइंड कर लिया हमने। RHL पे चलते हैं। RHL मीन्स x टेंड्स टू 3 प्लस। x टेंड्स टू 3 प्लस का मीनिंग होता है कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो यहां पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 3, तो ये फंक्शन यूज होगा 6x प्लस 2। अब आप x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, तो आंसर 18 आ गया। यही दोनों इक्वल नहीं आए तो f of a वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब ये है कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। सो दिस इंप्लाइज, ये भी पता चल गया कि fx हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी तो आ ही रही है और वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं कंटिन्यूटी का, उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। कंटिन्यूटी का ही कंसेप्ट अभी हम करने वाले हैं, बट क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के करेंगे। चलिए आगे। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। Find the points of discontinuity of fx is equal to,
ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन है। देयर आर टू मॉडुलस फंक्शन जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब दो फंक्शन आ जाएंगे, हमें मालूम है एक फंक्शन जब आता है मॉडुलस वाला वो तो कंटिन्यूस होता है, दो वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा या नहीं ये हम अभी डिराइव करके देखेंगे। लेट्स चेक दैट। कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप देखेंगे ये जो मॉडुलस के अंदर वाली टर्म है ये जीरो कब बनेगी, एक्स को क्या पुट करने पे मॉडुलस वाली जो टर्म है वो जीरो बन जाएगी। अब जैसे ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर आप x को जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, और ये कब जीरो होगा, जब आप x को -2 पुट करेंगे, राइट। तो हमारे पास दो ब्रेक पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। इस तरह से आप ब्रेक पॉइंट फाइंड करेंगे मॉडुलस वाले इक्वेशंस में। मॉडुलस के अंदर वाली टर्म्स को देखना है जीरो कब बनती है, ये जीरो बन रही है जीरो पे ही, और ये जीरो बन रही है -2 पे। तो हम एक काम करेंगे, एक नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन में सबसे पहले -2 आएगा, बाद में 0 आएगा इन दोनों में। तो नाउ वी हैव गॉट 3 इंटरवल्स, 3 इंटरवल बने हमारे पास। इन इंटरवल के अकॉर्डिंग मैं ये मॉडुलस हटा के चेक करूंगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट केस में ले रहा हूं जब x की वैल्यू -2 के इक्वल या उससे छोटी है, ठीक है। अब याद रखिए हमें मॉडुलस फंक्शन को हटाना है। अब जब मॉड हटता है तो आप सब लोग जानते हैं या तो प्लस आता है या माइनस आता है। अब हमें वही चेक करना है कि मॉड हटाने पे कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। फिलहाल मैंने -2 से छोटी वैल्यूज ली है। अगर यहां पे मॉड नहीं है और आप x की जगह -2 से कुछ छोटा पुट करते हैं जैसे कि -3, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव ही होगी, क्योंकि मॉड थोड़े ना है, मॉड को इग्नोर करिए अभी। तो ये वैल्यू फिलहाल ये मतलब मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि यहां पे इन साइंस में से प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये समझ लीजिए। मैंने मॉड हटा दिया और ये बना हुआ है। अब यहां प्लस लूं कि माइनस लूं, तो मैंने देखा जब -2 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं हम, जैसे -3, तो उस केस में ये नेगेटिव ही आता है। तो यानी कि f(x) की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा -x, और -2 से जब छोटी वैल्यू यहां पुट करेंगे यानी कि यहां, तो जैसे -3 पुट किया, -3 और -2 मिलकर नेगेटिव ही बनता है, तो ये प्लस माइनस में भी नेगेटिव ही आएगा। तो एक माइनस तो पहले से ही है और एक और माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसके बाद x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। तो यानी कि जब x की वैल्यू -2 या उससे छोटी है तो फंक्शन 2 के इक्वल हो जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट मैं ये वाला इंटरवल ले रहा हूं, ये इंटरवल को मैं ऐसे लिखूंगा -2 और 0 के बीच में, ठीक है। अब -2 और 0 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, जैसे -1.5 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। तो -1 ले लेते हैं। यहां अगर मैं -1 पुट करूंगा तो प्लस माइनस में से क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि -1 तो नेगेटिव ही है, तो x जो है वो तो नेगेटिव ही रहेगा। और आगे यहां अगर मैं -1 पुट करूंगा तो -1 और +2 मिलके +1 बनता है, तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये वाला फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा ऐसे। अब मैं ये माइनस प्लस को ऐड करके ये बन जाएगा माइनस, तो फिर -x -2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई -2x -2, तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। और अब हम थर्ड केस पे चलते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एक्सक्यूज मी, बेग योर पार्डन। जब x की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर है, तो ऐसे में 0 से ग्रेटर वैल्यू जैसे 1 हो गई, अगर आप यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो +x आ रहा है। और अगर आप यहां पे 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, तो ये भी प्लस में आएगा। तो ये बन गया x -x और -2, तो ये कटेगा, तो वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया, फंक्शन की 3 वैल्यूज फाइंड कर ली है। एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है -2x -2, और एक वैल्यू है 2। ये 3 वैल्यूज आ रही है, और ये कब कब आ रही है, ये वैल्यू आ रही है जब x की वैल्यू -2 या उससे लेसर है, और ये वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू -2 और 0 के इन बिटवीन लाई करती है,
और ये वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने इरेज कर दिया बट मुझे भी याद है। तो अब ये जो फंक्शन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट वैल्यू आपकी आई थी 2 और वो वैल्यू आई थी जब x की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू -2। सेकेंड वैल्यू जो है वो आई है -2x -2 और ये वैल्यू कब के लिए, जब x लाई करता है -2 और 0 के बीच में। एंड द थर्ड वैल्यू इज -2 और ये वैल्यू तब के लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही बन चुका है। अब आप देख सकते हो कि 3 फंक्शन आ गए हैं और तीनों के तीनों पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, सभी पॉलिनोमियल में काउंट होते हैं और ये तीनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी -2 से पहले भी कंटिन्यूअस है, -2 और 0 के बीच में भी कंटिन्यूअस है और 0 के बाद भी कंटिन्यूअस है। अब बात रह गई कि -2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं और 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये दोनों हम चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं -2 के लिए चेक करूंगा, तो इसके लिए LHL ले लेंगे, x टेंड्स टू -2 माइनस, मैं डायरेक्ट फंक्शन पुट कर रहा हूं, -2 माइनस यानी x की वैल्यू -2 से छोटी है, तो -2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन आएगा 2। अब आप x की जगह -2 पुट कर देंगे, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, कहीं पुट नहीं करना, यही आपका आंसर आ गया। तो LHL है 2। RHL फाइंड करेंगे, RHL में आएगा x टेंड्स टू -2 प्लस, -2 प्लस का मीनिंग होता है x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, तो फंक्शन आ जाएगा -2x -2। अब आप x की प्लेस पे -2 डाल दो, तो x की प्लेस पे -2 डालेंगे तो ये बनेगा 4 -2 जो कि 2 ही होता है। और लास्ट में हम f ऑफ a निकालेंगे यानी f ऑफ -2, और जब x की वैल्यू -2 के इक्वल है तो ऐसे में फंक्शन की वैल्यू 2 बन जाती है। अब आप देख सकते हैं तीनों ही केसेस में सेम आंसर आया है। सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। तो -2 पे तो कंटिन्यूअस है, ये हमने चेक कर लिया है। सेकंड जो डाउटफुल पॉइंट है वो है 0। अब मैं 0 पे भी चेक कर लूंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस केस को हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो LHL विल बिकम x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा लेंगे, 0 माइनस का मीनिंग है कि x की वैल्यू लेस देन 0 है। x की वैल्यू लेस देन 0 होने पे फंक्शन ये लेना है आपने, -2x -2। अब आप x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, so -2 into 0 will be 0 and 0 minus 2 will be -2। अब हम RHL फाइंड करते हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो वहां फंक्शन है -2। अब आप x की प्लेस पे 0 डालेंगे बट क्योंकि x है ही नहीं तो इसका आंसर -2 ही आ जाएगा। और लास्ट में आप निकालेंगे f ऑफ a जो है वो 0 है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तब भी फंक्शन -2 बन जाता है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों भी इक्वल आए हैं। सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो दो ही मुझे डाउटफुल पॉइंट लग रहे थे, -2 डाउटफुल लग रहा था और 0 भी डाउटफुल लग रहा था, और हमें पता चल गया कि दोनों ही पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो दिस इंप्लाइज नाउ वी कैन से दैट fx हैज नो पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये दो मॉडुलस फंक्शन का हमने डिफरेंस लिया था, वो कंटिन्यूअस आया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं बिफोर एंडिंग दिस क्लास। अभी हम बात करने वाले कॉम्पोजिट फंक्शंस की। कॉम्पोजिट फंक्शन आपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, जो एक से ज्यादा फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ मॉड x, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं, सिर्फ यही डिस्कस करना है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखिए बेटा, साइन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट? मैंने बताया हुआ है साइन एक्स जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, और मॉड एक्स भी
एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का जब हम कॉम्पोजिट फंक्शन लेंगे तो वो भी हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। हमें अगर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट बोथ साइन फंक्शन एंड मॉडुलस functions are continuous everywhere. So this implies their composite function that is fx is equal to sine of mod x will also be कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ऐसा हमने लिखना, बस इतना ही लिखना बहुत रहेगा, ठीक है। तो साइन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉड एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यानी जो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा। अब अगर मैं मॉड हटा के ऐसे लगा दूं तब भी बात वही है, एक साइन फंक्शन है और एक मॉडुलस फंक्शन है, तो दोनों कंटिन्यूअस एवरीवेयर ही होंगे, ठीक है। अब अगर मैं चेंज करके इसे ऐसे कर दूं, cos x स्क्वायर। अब ये cos x स्क्वायर में कौन कौन से फंक्शन का यूज है? एक कोसाइन फंक्शन का यूज हो रहा है और दूसरा x स्क्वायर फंक्शन का यूज हो रहा है। x स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये एक कोसाइन फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और पॉलिनोमियल भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो इनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस एवरीवेयर ही होगा। तो इसी तरह से आप इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। और इसके बजाय अगर ऐसे आ जाए cos स्क्वायर x, तो ये बेसिकली यही हो गया। तो ये भी एक कोसाइन फंक्शन है और पावर क्योंकि होल नंबर है तो इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है साथ में, ठीक है। तो अगेन सेम रीजनिंग, ये पॉलिनोमियल फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ऐसे ही अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ भी अगर कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो वो भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह के 1 मार्कर्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन की कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर रीजन बताना हो तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। ओके, तो इस क्लास का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ था। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है वो सबको आई होप पता ही होगा, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इस तरह से होता था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, और इस फंक्शन का रोल ये है कि ये किसी भी वैल्यू को, कोई भी रियल नंबर इसमें आप पुट करेंगे तो ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इंटीजर पुट करेंगे तो इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप इसमें अगर 1.5 पुट करते हैं तो इसको 1 बना देगा, अगर आप 2.9 पुट करते हैं तो उसको ये 2 बना देगा। तो इट विल कन्वर्ट एवरी रियल नंबर इनटू इंटीजर। तो अगर आप इसमें √5 पुट करते हैं, √5, तो √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 2.23 समथिंग होती है, 2.25 के आसपास। तो 2 पॉइंट समथिंग है इसलिए ये उसको 2 में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से √15 पुट करूंगा तो √15 इज 3 पॉइंट समथिंग, तो ये उसको 3 बना देगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रोल होता है। और अगर आपको इसका ग्राफ पता हो, जो कि पता होना ही चाहिए, तो उसकी शेप बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जैसे 1, ये 2, ये 3 है, तो 0 से 1 तक पहले ग्राफ ऐसे चलता है, फिर उसके बाद 1 से 2 तक इस तरह चलेगा, और फिर 2 से 3 तक इस तरह चलेगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा होता है एक्सेप्ट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो यानी जब भी इंटीजर वाला पॉइंट आता है वहां पे ये फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है, उसका ग्राफ टूट जाता है। तो इतना तो मुझे मालूम ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होता, बट इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसमें ना मुझे 2 केसेस लेने पड़ेंगे। केस 1 मैं लेट कर लेता हूं कि x इज इक्वल टू a इज एन इंटीजर, ठीक है।
a जो है वो एक इंटीजर है, जैसे कि 2 होता है, ठीक है, वैसे यहां फिर 5 हो गया तो इंटीजर है। तो मैं अब इस पे कंटिन्यूटी चेक करने वाला हूं। एलएचएल में मैं लिखूंगा x टेंड्स टू a माइनस, और फंक्शन की चॉइस तो है नहीं, यही फंक्शन है हमारे पास। अब मैं इसमें जब a माइनस डालूंगा, अब a माइनस का मतलब है a से स्लाइटली छोटा। जैसे अगर मैंने 2 माइनस डाला तो 2 माइनस का मतलब हो जाएगा 1.999999 और ये चलता ही रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे 1 बना देगा, यानी एक छोटा नंबर बना देगा। तो उसी वे में ये a को कन्वर्ट कर देगा a माइनस 1 में। तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप लिमिट डालते हैं a माइनस, तो ये उसको a माइनस 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा RHL। तो RHL जो है वो एक्सटेंड्स टू a प्लस होता है, और फंक्शन जो है वो तो वही लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब मैं x के प्लेस पे a प्लस पुट करूंगा। जैसे अगर मुझे 2 प्लस पुट करना हो, ये सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2 प्लस का मतलब होगा 2.00000001 इस तरह से, और ये इसको 2 बनाएगा, यानी 2 ही रहेगा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा a। तो यहीं से हम देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। So this implies fx is equal to greatest integer x is discontinuous at x is equal to a, यानी कि इंटीग्रल पॉइंट। तो किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। इस बार मैं a को इंटीजर ना लेके नॉन इंटीजर ले लेता हूं। इज अ नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब हुआ कि वो डेसिमल में है। फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू ले रहा हूं 3.6, ठीक है। तो अब मैं LHL पुट करूंगा। LHL में आ जाएगा a माइनस और फंक्शन आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मुझे x की प्लेस पे a माइनस पुट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 3.6 है, तो x माइनस की क्या वैल्यू हो जाएगी? x माइनस विल बी 3.59999। तो अगर इस वैल्यू को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल भी देता हूं तो इसका आंसर 3 बनेगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला इंटीजर आ जाएगा। तो द आंसर कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा इंटीजर जस्ट बिफोर a, राइट। a से पहले वाला जो भी इंटीजर आया होगा, अब जैसे 3.5999 से पहले जो इंटीजर आया वो 3 है, तो इसका आंसर इंटीजर जस्ट बिफोर a मैं ऐसे लिखूंगा। अब हम बात करते हैं इसकी RHL की। अब RHL में लिमिट लेंगे x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, x टेंड्स टू a प्लस। अब a प्लस का मीनिंग यहाँ पे फंक्शन जो है वो तो यही आ जाएगा। अब इसका मीनिंग होगा कि हमने x की जगह a प्लस डाला है। फॉर एग्जाम्पल 3.6 है अगर, तो x प्लस जो है वो बन जाएगा 3.600001। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो भी तो 3 ही बनेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो ये भी क्या आएगा? इंटीजर जस्ट बिफोर a। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बट मैं अभी थर्ड वैल्यू भी चेक करूंगा। थर्ड वैल्यू हम लेते हैं f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर x में मुझे x की प्लेस पे a डाल देना है। अब a अगर हमने a जो है वो 3.6 लिया हुआ था, तो स्ट्रेट अवे 3.6 को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालते हैं तो आंसर इसका भी 3 आता है। तो ये भी सेम वही आया, इंटीजर बिफोर a या जस्ट बिफोर a। तो आप देख सकते हैं तीनों का आंसर सेम ही आ रहा है। सो दैट मीन्स जब भी a कोई नॉन इंटीग्रल पॉइंट होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, और जैसे ही फर्स्ट केस में हमने लिया था कि x एक इंटीग्रल पॉइंट है, वहां पे आपने देखा था कि आंसर डिफरेंट आ रहा था, यानी वहां पे ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस रहता है, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर कंटिन्यूअस रहता है, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर कंटिन्यूअस रहता है। थोड़ा जब ये नॉन इंटीग्रल जैसे 1
और ये 2, 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूटी में चल रहा है, बट जैसे ही 1 आया 1 पे ग्राफ टूट के यहां से स्टार्ट हो गया। अब 1 से 2 के बीच में ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, बट जैसे ही 2 आया है 2 पे ये ग्राफ फिर से ब्रेक हो गया। अब ऐसे ही 2 से 3 तक ये कंटिन्यूटी में चलेगा और उसके बाद फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में अब आप क्या जानते हैं कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है और हर नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहता है। तो आई होप आपको आज की क्लास में किए हुए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, आपको एटलीस्ट 10 मोर क्वेश्चंस करने हैं इस टॉपिक पे, तब आपका ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।